हेलो एवरीवन। द हिंदू एनालिसिस में हम 2 अगस्त की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। कौन सी न्यूज़ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डीआरडीओ के बारे में देखेंगे सबसे पहले, राफेल जेट्स के ऊपर भी एक न्यूज़ है, देन चाइना नेपाल के बारे में भी एक न्यूज़ है, देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी हम एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, देन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन अभी रिसेंटली हुई थी उसके ऊपर भी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। कोविड-19 का एक 24/7 कॉल सेंटर बनाया गया उसके ऊपर भी एक न्यूज़ यहाँ पे आर्टिकल है। देन हम देखेंगे जॉब सीकर्स के बारे में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जॉब सीकर्स के ऊपर ध्यान देने के बजाय जॉब क्रिएटर्स के ऊपर ध्यान दिया गया है। और फिर यूएस के अंदर टिकटॉक कैसे बैन होने वाला है इसके बारे में देखेंगे। प्लांटर्स कोमॉर्बिडिटी कोविड को लेकर इसके ऊपर भी न्यूज़ है। देन एक न्यूज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री से हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले न्यूज हमारी कोरोना वायरस को लेके है और यहाँ पर आईसीएमआर फास्ट ट्रैक कर रहा है किसका अप्रूवल, इजरायली रिसर्च कोऑर्डिनेटेड बाय डीआरडीओ। आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम एमसीक्यू में डिस्कस किया था कि इजराइल से एक टीम आ रही है जो कि टेस्टिंग के लिए हेल्प करेगी कि कोरोना टेस्टिंग जो है वो अपने रिजल्ट 30 सेकंड्स में किस तरीके से प्रोवाइड कर सकती है। अभी जो कोरोना टेस्टिंग होती है उसमें 2 से 5 दिन का टाइम लग जाता है रिजल्ट आने के लिए, लेकिन इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद जो टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स होंगे कि कौन कोविड पॉजिटिव है कौन कोविड नेगेटिव है वो 30 सेकंड्स के अंदर दिए जा सकेंगे। और यहाँ पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जो एजेंसी को नॉमिनेट किया गया है दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे बात करी जाए जब भी इस तरीके से कुछ नई रिसर्च होती है तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ये एक एपेक्स बॉडी मानी जाती है, लेकिन डीआरडीएस जो कि इजराइल की एक एजेंसी है डीआरडीडी उसके साथ जो कोऑर्डिनेट करेगा वो है डीआरडीओ। तो यहाँ पे डीआरडीडी क्या है, डायरेक्टर्स ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे वहां पे हमने ये बताया था कि 4 तरीके के जो टेस्ट है उस पर यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक ऑडियो टेस्ट है, ब्रेथ टेस्ट है, थर्मल टेस्टिंग है, देन पॉली एमिनो टेस्ट है। इसके जो यूसेज थे वो भी मैंने आपको एमसीक्यूज में बताए थे। तो इन 4 टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे जो नई टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है उसको लेके आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये जो इजराइल से टीम आ रही है ये बेसिकली क्या करेगी, सैंपल्स इकट्ठे करेगी हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स है उनके, और खास तौर पे जो यहाँ पे हॉस्पिटल सिलेक्ट करेंगे, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, साथ में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, एलएनजीपी को भी सिलेक्ट किया गया है, एंड देन एक गंगाराम हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पे सलाइवा के लिए काफी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो वायरस है वो सलाइवा के अंदर अभी भी सर्वाइव कर सकता है, इसी वजह से इसकी जो हैंडलिंग करी जाएगी काफी ध्यान से करी जाएगी। और साथ में ही जो ये इजरायली टीम आ रही है उसके ऊपर जो एक क्वारंटाइन का क्लॉज रहता है वो भी अप्लाई नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है कि 7 डेज का क्वारंटाइन करा जाता है, लेकिन यहाँ पे इजरायली टीम के ऊपर वो नहीं अप्लाई किया जाएगा ताकि टाइम बचाया जा सके और इस टेस्ट को जल्दी से क्रिएट किया जा सके। देन क्या होगा, एक बार ये जो चारों टेस्ट हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं सैंपल्स के ऊपर और रिजल्ट अगर हमें सही मिलते हैं और हमें पता चलता है कि जो एफिकेसी है, ये जो टेस्टिंग इजरायली टीम बता रही है, अगर इसकी एफिकेसी एस्टैब्लिश हो जाती है तो इसकी फिर मास मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी ताकि कम टाइम में जो एक कोविड टेस्ट है ये इंप्लीमेंट करे जा सके और हमें जो स्टेटस है पेशेंट्स का वो पता चल सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है राफेल जेट के बारे में है। राफेल जेट को गेम चेंजर फाइटर्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। राफेल जेट के बारे में कहा जा रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उनको यहाँ पर ये बूस्ट करेंगे उनकी कैपेबिलिटी, क्योंकि काफी टाइम से देखा जा रहा था जो इंडियन एयरफोर्स है उनके यहाँ पे जो स्क्वाड्रन्स थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे, लेकिन अब राफेल जेट्स के आने से ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स भी इंक्रीज होंगे और जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। और जैसे इंडिया यहाँ पर है, देन पाकिस्तान और चाइना, जो दोनों कंट्रीज के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है, वहां पर भी कहीं ना कहीं हमें एक साइकोलॉजिकल एज जो है वो इससे मिलेगी। हुआ क्या था, देखिए राफेल को क्यों हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, बिकॉज कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में जो 1999 में हुआ था हमें ये समझ में आया था कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो होती है इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था और इसकी वजह से हमें एज भी मिली थी और विक्ट्री भी मिली थी। लेकिन बाद में इस पर्टिकुलर एसेट को हम भूल गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि बीवीआर जो है उसकी वजह से हमें इतनी अच्छी एक विक्ट्री मिली थी और इसी वजह से हमें बीवीआर के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हालांकि कुछ सालों के बाद इस चीज को रियलाइज किया गया और कहा गया कि हमें ऐसे ही जेट्स, ऐसे ही फाइटर जेट्स अपने स्क्वाड्रन्स के अंदर इंक्लूड करने चाहिए जहां पर हम बीवीआर को यूज कर सके। और जो राफेल है वो एक ऐसा ही फाइटर जेट है जिसके अंदर वेरियस जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, खासतौर पर जैसे मीटियर है, मीटियर एक मिसाइल है जो कि बीवीआर मिसाइल है, वो माउंट करी जा सकती है राफेल के ऊपर। इसके अलावा और भी काफी सारी मिसाइल्स है जो हम देखेंगे जो कि राफेल के ऊपर माउंट करी जा सकती है और वो एक तरीके से गेम चेंजर हो सकता है अगर किसी भी तरीके की वॉरियर बैटल होती है तो। देन इसके अलावा जो और यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो एयर टू एयर डिफेंस मिलेगा, क्लोज एयर सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक करी जा सकती है, एंटी शिप स्ट्राइक्स करी जा सकती है और न्यूक्लियर डिटरेंस भी इसके पास अवेलेबल है। देन इसके अलावा राफेल जो थे हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे बिकॉज अभी जो प्रेजेंट स्क्वाड्रन्स थी हमारे पास उसके अंदर मिग 21 थे, उनको कहीं ना कहीं हम फेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ही मिग 29 का भी एक नया ऑर्डर जो है वो भी हम प्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट राफेल स्क्वाड्रन है
जिसको नंबर 17 गोल्डन एरोस कहा गया है, यहाँ पे हमें मिल चुकी है, अम्बाला में लैंड कर चुकी है। और अभी बाकी के जो यहाँ पे 36 एयरक्राफ्ट का जो हमने ऑर्डर किया है वो 2021 तक फ्रांस के डेसॉल्ट ने कहा है कि हम अपने इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे और 36 एयरक्राफ्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि मिग 21 जो काफी पुराने हो चुके हैं उसको धीरे धीरे करके फेज आउट किया जाएगा। एट द सेम टाइम जो मिग 29 है उनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी प्लेस करे जाएंगे। मिग 29 हम कहां से लेने वाले हैं? रशिया से लेने वाले हैं और साथ में इसके साथ 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट भी यहां पर हम ऑर्डर इसका प्लेस करेंगे। देन हमारे यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है वो किस चीज पे ज्यादा रिलाई कर रही है? अभी हम अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है उस पर भी रिलाई कर रहे हैं, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है ये हमारे पास है। इसके अलावा LCA दैट इज तेजस का जो MK2 वर्जन है वो भी आने वाला है। तो हम लोग इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के ऊपर भी रिलाई कर रहे हैं और बाद में और बाकी जो है हम बाहर की जो कंट्रीज है वहां की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी धीरे धीरे एक्वायर कर रहे हैं ताकि जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पे हमने राफेल के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से गेम चेंजर हो सकते हैं, किस किस तरीके की मिसाइल्स इसके ऊपर माउंट करी जा सकती है, मीटियर मिसाइल है, हैमर मिसाइल है, ये सब इसके ऊपर माउंट करके हम वॉर के अंदर एक तरीके से एज ले सकते हैं। देन एक न्यूज थी चाइना और नेपाल के ऊपर। चाइना नेपाल हैव ट्रीटेड ईच अदर एज इक्वल्स। चाइना और नेपाल जो है एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करते हैं, ऐसा शी जिनपिंग का बयान आया है। देखिए ये जो स्टेटमेंट दी गई है ऑन द बैकड्रॉप जो इंडिया और नेपाल के बीच में अभी स्पार चल रहा है काला पानी रीजन को लेके, उसको फर्दर एनहेंस करने के लिए करी गई है। यहाँ पे जो शी जिनपिंग है और वहां से प्राइम मिनिस्टर KP ओली जो है उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में उसकी एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया यहाँ पर और कहा गया कि 65 ईयर्स अगो दोनों के बीच में दैट इज चाइना और नेपाल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे वो स्टार्ट हुए थे, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। अब बात करते हैं कि और क्या चीजों के बारे में बात करी जा रही है। देखिए चाइना जब भी बात करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बीच में जरूर लेके आएगा। यहाँ पर भी ऐसा हुआ। अभी रिसेंटली एक मीटिंग के बारे में बात करी गई कि एक क्वाड्रिलेटरल मीटिंग जो है वो करी जाएगी और क्वाड्रिलेटरल मीटिंग में कौन रहेंगे? क्वाड्रिलेटरल मीटिंग के अंदर 4 कंट्रीज थी जैसे अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल, इनको बुलाया गया। और ये आपको पता है सार्क कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान की बात करी जाए, पाकिस्तान की बात करी जाए, नेपाल की बात करी जाए, यहाँ इनको बुलाया गया ऑन द प्री टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 कि हमें कोविड-19 को लेके क्या क्या हमने स्टेप्स लेने हैं उसको लेके बातचीत करी जाएगी। लेकिन बात क्या करी गई यहाँ पे? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करी गई। इन कंट्रीज को कहा गया कि आप इस पर्टिकुलर जो हमारा इनिशिएटिव है शी जिनपिंग का जो इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन करिए। इसी वजह से यहाँ पे हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने कहा कि दिस वाज नॉट द एक्सेप्टेबल वे ऑफ कंडक्टिंग अ मीटिंग, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक की 3 कंट्रीज को बुला रहे हैं और साथ में उनसे डिस्कशन करने के लिए बुला रहे हैं कोविड-19 के ऊपर और बाद में डिस्कशन किस चीज के ऊपर किया जा रहा है? ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के ऊपर। तो किसी प्रीटेक्स्ट पे आप बुला रहे हैं और मीटिंग के अंदर कुछ और ही डिस्कस किया जा रहा है। हमारे जो फॉर्मर डिप्लोमेट है मिस्टर विवेक काजू, जिनको आपने राज्यसभा में काफी सारे डिस्कशन के अंदर देखा होगा, उन्होंने भी ये कहा है कि जो चाइना का ये मूव है जिसमें वो 4 कंट्रीज को बुला रहे हैं और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करें, ये जो पूरा मूव है ये प्रोवोकेटिव है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है चाइनीज के डबल स्टैंडर्ड्स को। और आर्टिकल के अंदर ये बात भी करी गई थी। देखिए एक तो पहला जो ये क्वाड्रिलेटरल मीटिंग है ये अपने आप में ही इसको गलत बताया गया। सेकंड, अभी रिसेंटली मिस्टर KP ओली जो है प्राइम मिनिस्टर नेपाल, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया जो है वहां की गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने की बात कर रहा है। ना ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है अगर किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की स्टेटमेंट देता है तो। काला पानी वाला रीजन ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर दूसरी कंट्री को आप एक्यूज कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने के लिए, उस चीज को भी यहां पर गलत बताया गया। तो ध्यान रखिएगा ये जो दोनों चीजें हैं इसको आप मेंस के आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि क्वाड मीटिंग कराई गई थी जो कि सही नहीं थी फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, जिसमें सार्क की कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया था। एंड देन वेरी हाई ऑफिशियल दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अदर कंट्री जो है एक्यूजेशन लगा रहे हैं दूसरी कंट्री पे, मतलब हमारी कंट्री पे, कि हम उनकी गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक चीज और भी बताते हैं, आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो चाइना और नेपाल है इनके रिलेशंस जो है इनकी बॉनहोमी इंक्रीज हो रही है क्योंकि दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को काउंटर किया जाए। 2019 में भी ऐसा हुआ था जब मिस्टर शी इंडिया में आए थे, उसके बाद वो सीधा नेपाल गए थे और वहां पर उन्होंने 18 MOUs साइन किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नाउ तो यहाँ पे इंडिया, नेपाल और चाइना का जो ट्राइलेटरल रिलेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है और यहाँ पे चाइनीज को हमने ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस की जहाँ पे बात करी जा रही थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जब ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें काफी सारी फॉरेन लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया था, जिसके अंदर जापानीज थी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज में मैंड्रिन, ये सब लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया था। लेकिन जब इसका फाइनल ड्राफ्ट बाहर आया तो वहां पर चाइनीज दैट इज मैंड्रिन जो लैंग्वेज है उनको ड्रॉप कर दिया गया। और इसके प्रीटेक्स्ट में ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और MHRD दोनों ने ही
अपनी कंसर्न्स जो थी वो रेज करी थी मैंड्रिन टीचिंग के लिए कि स्टूडेंट्स को क्या मैंड्रिन टीच करनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो थे वो बताए गए थे। क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो आर्टिकल में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन बार बार इस फ्रेज को यूज किया गया कि MEA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एंड MHRD ने सिक्योरिटी कंसर्न्स बताते हुए ड्राफ्ट में से इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मैंड्रिन जो है आपको पता चाइना में सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है, और यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे कि मैंड्रिन को अपनी फॉरेन लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया जा सके बाकी की लैंग्वेज के साथ, लेकिन अभी इसे ड्रॉप कर दिया गया है। और क्यों किया गया? क्योंकि अभी रिलेशनशिप जो है चाइना के साथ उतने अच्छे हमारे नहीं चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे साइड क्या किया गया? साइड किया गया सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इसको ड्रॉप करने की बात करी गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए CBSE ने इसको ड्रॉप किया है, और ये कहा गया कि स्कूल चाहे तो अपनी तरफ से मैंड्रिन पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अभी इंडिया का जो स्टांस है वो भी कुछ इस तरीके से कि पहले एप्स जो है वो हमने बैन करी है, देन इन्वेस्टमेंट्स जो थी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स उनको कहा कि आप गवर्नमेंट रूट से आओ, पर अभी मैंड्रिन को भी ड्रॉप कर दिया गया। तो एक तरीके से इक्वल लेवल का जो जवाब है वो चाइना को यहाँ पे दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 टीम्स ने अभी एक हैकाथॉन हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। हैकाथॉन क्यों होती है ये देखेंगे, इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या बातें हुई ये भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए जो हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करी जाती है इसके अंदर इंटेलिजेंस या गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, देन जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, ये सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती है उनको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है टेक्नोलॉजी बना के या दूसरी चीजों से, उसके बारे में बात करी जाती है। जैसे कि यहाँ पर तो यहाँ पे हैकाथॉन जो है उसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एकेडमिया है, इंडस्ट्री है, स्टूडेंट्स हैं, और नेशनल डेवलपमेंट प्रोस्पेरिटी के बारे में कुछ ना कुछ आइडियाज देते हैं। यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करने की भी बात करी जाती है कि सिर्फ आइडियाज को देना नहीं है, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, आइडियाज को डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इस हैकाथॉन के अंदर देयर वाज दिस टेक्नोलॉजी स्टूडेंट जिसने कहा कि मैं मशीन लर्निंग पे काम कर रही हूँ, जिसके थ्रू जो फ्लडिंग होती है उसको पहले ही पता चल जाएगा कि अगर कुछ ब्रीचेस हुए कि नहीं है, ताकि फ्लडिंग जैसी चीजों को प्रिवेंट किया जा सके। एट द सेम टाइम एक और स्टूडेंट थे मिस्टर M कुंदन, जिन्होंने कहा कि मैं एक चैटबॉट के ऊपर काम कर रहा हूं जिससे कि पुलिस स्टेशन जाके लोगों को कंप्लेन नहीं करानी पड़ेगी, कंप्लेन अपनी चैटबॉट के ऊपर ही कराई जा सकती है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो थे इन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, एंड कुंदन को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट भी किया कि आप जो चैटबॉट बना रहे हैं इट्स अ वेरी गुड आइडिया, आप कोशिश करिए कि इसे रीजनल लैंग्वेज में भी बनाएं, ताकि रीजनल लोग जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो भी अपनी यहाँ पर कंप्लेंट्स को रजिस्टर करा सकें, और एक ऑडियो इनपुट फैसिलिटी भी दे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको टाइप करके ही अपनी कंप्लेन देनी है। बहुत से लोग जो ऐसे हैं नहीं टाइप कर सकते या फिर वो साक्षर नहीं है, उस सिचुएशन के अंदर लैंग्वेज को मतलब ऑडियो लैंग्वेज को यूज करके वो अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करा सके। इस तरीके के काफी नोवल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इस तरीके की हैकाथॉन से निकल के आते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइज ऑन मेकिंग जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 34 साल के बाद आई है, वो एम्फसाइज किसके ऊपर कर रही है? वो एम्फोसिस दे रही है जॉब क्रिएटर्स के ऊपर, ना कि जॉब सीकर्स के ऊपर। मतलब ऐसे लोग जो कि जॉब क्रिएट कर पाए दूसरों के लिए, ना कि जो जॉब ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अंदर कि हमारा जो पूरा फोकस है वो कंटेंट और इंटेंट जो एजुकेशन का है, कंटेंट एंड इंटेंट एजुकेशन का, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए इस तरीके की चीजें जो स्टेटमेंट्स दी जाती है ना, वो आपको मेंस के अगर आंसर में आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं काफी इंपैक्टफुल रहती है। तो मान लीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपके पास क्वेश्चन आता है तो और वहां पे आप लिखते हैं कि द फोकस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी is to transform the intent and the content of education in the country। Now वहीं से ही अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, और नंबर जो है वो आपको 1 या 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं दूसरों के अपने कंपेरेटर के कंपैरिजन में। तो ये जो स्टेटमेंट्स दी जाती है ना, जो हमारे मिनिस्टर्स देते हैं, कहीं ना कहीं ये भी ब्यूरोक्रेट्स ही लिखते हैं। तो यहाँ पे इस पे आपको काफी ध्यान देना है, और कॉन्टेंट जो होता है वो यहीं से उठाना है आपका मेन्स के आंसर का, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। देन यहाँ पे कॉन्टेंट और इंटेंट चेंज करने की बात करी जा रही है। एट द सेम टाइम कहा जा रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। अब तक क्या होता था कि हम जो स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते थे वो पढ़ाते थे, लेकिन अभी फोकस रहेगा कि स्टूडेंट खुद क्या पढ़ना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। रोल ऑफ यूथ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ लिविंग के अंदर, ताकि हम एक बेटर लाइफ जो है पूरी सोसाइटी को दे सके। इसी वजह से हम लोग जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो कंटेंट और इंटेंट में हम चेंज करेंगे, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे वो जॉब क्रिएटर्स बनेंगे, ना कि जॉब सीकर्स। तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप says he'll act to ban TikTok in US as soon as Saturday। तो यहाँ पे US आर्म फोर्सेज जो है उन्होंने ऑलरेडी टिकटॉक को बैन कर दिया है, गवर्नमेंट इशूड फोन्स के अंदर नहीं यूज कर सकते, और मिस्टर ट्रंप ने भी कहा कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग टिकटॉक को अपनी कंट्री से बैन कर देंगे। और कुछ ऐसी बातें भी करी जा रही है कि जो सॉफ्टवेयर जाइंट्स, यूएस के सॉफ्टवेयर जाइंट्स हैं, वो टिकटॉक को शायद एक्वायर भी कर ले। ये करने का रीजन जो है वो बताया जा रहा है कि एक तो पहले इंडिया भी बैन कर चुका है सिक्योरिटी कंसर्न्स को साइड करते हुए, और अभी भी बात करी जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा कि जो हमारे यहाँ पे सिटीजन्स हैं
और जो टिकटॉक यूज करते हैं उसका जो डेटा है टिकटॉक कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट को बेच सकती है। तो यहाँ पे उनको अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स है कि उनका डेटा ब्रीच हो सकता है, उनके जो सिटीजन का डेटा है वो लीक किया जा सकता है, जिसको चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो यूज कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में टिकटॉक को यूएस के अंदर बैन कर दिया जाए या फिर कोई यूएस की ही अपनी कोई एक टेक जाइंट कंपनी जो है वो इसको एक्वायर कर ले। यहाँ पे टिकटॉक ऑफ कोर्स उनका जो रिप्लाई वो यही है कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव आवर डेटा, जो भी यूएस सिटीजन का डेटा है वो हम चाइनीज गवर्नमेंट को नहीं देने वाले हैं, उनके साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। अभी तक उन्होंने ना ही मांगा है और अगर आगे मांगेंगे भी सही तो भी हम नहीं देंगे, ऐसा टिकटॉक का कहना है। तो प्राइवेसी कंसर्न्स को साइड करते हुए हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसे बैन कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है कोमॉर्बिडिटी को लेके है। कंटिन्यू टू 82% द कोविड-19 डेथ। ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड-19 के जो नंबर ऑफ डेथ्स जो ज्यादा निकल के आ रहे हैं वो कोमॉर्बिडिटी वाले केसेस में, मतलब जहां पे पेशेंट को पहले ही कोई ना कोई बीमारी है, वो डायबिटीज भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, कैंसर, कार्डियक एलिमेंट हो सकती है, किडनी डिसीज हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो सकती हैं, वहां पर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखिए डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन जिनको ऑलरेडी था, वहां पर 60 से ज्यादा आयु के जो लोग थे वहां पे 755 डेथ जो है रजिस्टर करी गई है, 323 इन द केस ऑफ 41 to 60। तो यहाँ पे जो डेटा है वो ये रिवील कर रहा है कि जहां पर ऑलरेडी पेशेंट को, जो कोविड पेशेंट है उसको कोई ना कोई बीमारी थी, वहां पर जो डेथ की पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। इसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। तमिलनाडु की बात करी जाए, यहाँ पे तमिलनाडु का डेटा दिया है कि 82% डेथ जो हुई है कोविड-19 की वजह से वो कहीं ना कहीं कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है। मतलब सिर्फ 18% केसेस ऐसे हैं जहां पर डेथ हुई है जहां पे कोई और दूसरी बीमारी नहीं थी, लेकिन बाकी अगर 82% केसेस के बारे में बात करी जाए तो पेशेंट जो था किसी न किसी और बीमारी से सफर कर रहा था और बाद में कोविड हुआ तो फिर डेथ को इट लेड टू। देन इसके बाद बात करते हैं एज जो है उसको भी एक फैक्टर बताया जा रहा है कि 60+ एज जहां पर है वहां पे रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है, और अगर एज के साथ साथ डायबिटीज और हाइपरटेंशन है तो रिस्क फैक्टर इवन फर्दर इंक्रीज हो जाता है। और रिस्क जो है वो यंगर पॉपुलेशन के साथ कम है, ये चीजें हम वैसे भी पढ़ते हुए आ रहे थे, हमें पता था। और ये भी बताया गया कि टाइप 1 डायबिटीज डेथ जो है यंगर पॉपुलेशन के अंदर देखी गई है, बट देयर वर अदर कोमॉर्बिडिटीज केसेस एज वेल। तो दूसरी जो बीमारियां थी उनकी वजह से भी कोविड-19 की जो डेथ रेट है वो इंक्रीज हुई है। अब बात करी जाए कि ऐसे कौन कौन सी कोमॉर्बिडिटीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये ऐसे मेजर किलर बताए जा रहे हैं जो कि कोविड-19 को लेकर जहां पे डेथ्स हो रही हैं उसके लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा बात करी जाए तो यहाँ पे पॉपुलेशन, एज, एथनिसिटी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से फैक्टर की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग क्रेडिट गारंटी एक्सटेंडेड टू लार्जर फर्म्स, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो लार्जर फर्म्स और सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पे क्रेडिट गारंटी यहाँ पे दी जा रही है। हमने अपने लास्ट एनालिसिस में भी देखा था जहां पे एमएसएमईज जो थी वो कंप्लेन कर रही थी कि बैंक्स जो है उनको जो एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी है वो नहीं दे रहे। यहाँ पे 41,600 करोड़ का कॉर्पस जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और सेंटर ने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो भी एमएसएमई के लिए लॉन्च करी है। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, उनको जो यहाँ पे क्रेडिट है वो दिया जाएगा, और साथ में ही 41,600 करोड़ का जो एक प्रोविजन है वो भी बनाया गया है। एलिजिबल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होंगे जिनका टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है और लोन आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ तक के, वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा स्कीम के अंदर सो फार 1.36 लाख करोड़ का जो लोन है वो दिया जा चुका है, और साथ में 40 लाख एमएसएमईज को इसके अंदर कवर किया गया है। स्कीम को एक्सपेंड करने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे 1 लाख करोड़ जो है वो फर्दर इस चीज के लिए सैंक्शन किया जा सकता है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो हमारे यहाँ पे जो न्यूज थी, जो हमने न्यूज डिस्कस करी, उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में हमने देखा, डीआरडीओ और डीआरडीडी के बारे में देखा था। इजराइल के जो एक टीम है वो इंडिया के अंदर आई है और वेरियस टाइप के जो टेस्ट है यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। एफिकेसी देखी जाएगी इन टेस्ट की। अगर टेस्ट की एफिकेसी सही निकलती है तो इसको मास प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि 30 सेकंड्स के अंदर रिजल्ट्स जो है वो हमें मिल सके। ये आगे वाले टाइम में पता चलेगा कि एफिकेसी इन टेस्ट की कितनी है। इजरायली टीम के लिए कुछ हमने यहाँ पे एग्जामिनेशन भी दी थी, जैसे कि क्वारंटाइन पीरियड उनके लिए नहीं रखा गया था। फिर राफेल जेट जो गेम चेंजर है उनको हमने एक्वायर किया, अंबाला में अभी रिसेंटली इन्होंने लैंड किया था। 35 हमें मिलने हैं जो आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे। 1999 में रियलाइज किया गया था कि बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है गेम चेंज के लिए, और यहाँ पे राफेल जो है उसके ऊपर मीटियोर जो कि एक बीवीआर मिसाइल है उसको यूज किया जा सकता है। देन हमने इसमें को यूज करने का जो पर्पस है वो एयर डिफेंस के लिए, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए, एयर सुपीरियोरिटी के लिए भी किया जाएगा।
और इसके अलावा मिग 21 को भी हम फेज आउट करने की बात कर रहे हैं और मिग 29 जो है वो रशिया से एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। जो स्क्वाड्रन्स हैं, नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए इंक्रीज होने वाले हैं, जिनका नंबर काफी ड्रॉप हो गया था। तो जो एरियल हमारी कैपेबिलिटी है वो अभी इंक्रीज हो जाएगी आगे आने वाले कुछ टाइम में। देन चाइना और नेपाल जो है बोनहोमी दिखा रहे हैं यहाँ पे और इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर एक मीटिंग जो थी वो करी गई BRI के ऊपर। हालांकि कहा यह गया कि हम कोविड-19 के लिए मिल रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल ने पार्टिसिपेट किया, जो कि सार्क की कंट्रीज है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को दरकिनार करने की कोशिश करी गई है, जो कि एक अच्छा एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं बताया जा सकता और हमें डेफिनेटली इस चीज को काउंटर कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट थे विवेक काजू, उन्होंने भी कहा कि एक काफी प्रोवोकेटिव स्टेप था चाइना के द्वारा, जिसमें उसने 3 सार्क की कंट्रीज को ऑर्गेनाइज करके एक मीटिंग के लिए बुलाया कोविड के प्रीटेक्स्ट पे और बाद में बात किसी और ही चीज के ऊपर करी गई। देन हमने इसके बाद डिस्कस किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसमें हमने मैंड्रीन को ड्रॉप किया है। पहले ड्राफ्ट में बताया गया था कि मैंड्रीन जो लैंग्वेज है इसको भी इसके अंदर रखा जाएगा, जस्ट लाइक फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड जैपनीज। लेकिन अभी क्या है, मैंड्रीन को इसके अंदर से निकाल दिया गया है फाइनल ड्राफ्ट के अंदर। और यहाँ पे MHRD और MEA का कहना यही है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हमने मैंड्रीन को अभी बाहर रखा है। देन हमने हैकाथॉन के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एकेडमिया, इंडस्ट्री के लोग जो हैं और साथ में ही जो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर काफी अच्छे ऐसी इन्वेंशंस के बारे में डिस्कस किया गया, जैसे कि एक चैटबॉट के बारे में डिस्कस किया गया, जिसपे आप अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। पुलिस स्टेशन के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने कोविड-19 कॉल सेंटर के बारे में देखा, 24/7 ये ऑन रहेगा, तिरुपति में स्टार्ट किया गया है, जहां पर अपने ग्रीवांसेस रिड्रेस कराए जा सकते हैं। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया। मैंने कंटेंट और इंटेंट के बारे में आपको बताया था कि मेंस में इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे फोकस जो है वो जॉब क्रिएटर्स के ऊपर किया जाएगा, ना कि जॉब सीकर्स के ऊपर। यूएस के प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट थी टिकटॉक को लेके, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से वो इसे बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने ऑलरेडी टिकटॉक को जो गवर्नमेंट इशूड फोन है उसके अंदर से बैन कर दिया। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में यूएस के ही कोई टेक जायंट टिकटॉक को एक्वायर कर ले। देन इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कोविड का और कॉमॉर्बिडिटी का। तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और साथ में जो आपकी ओबेसिटी है वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो कोविड-19 की वजह से इंक्रीज हो जाती है, ऐसा डेटा भी शो कर रहा है। इसके अलावा पॉपुलेशन, एज, एथनिसिटी, ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से जो डेथ है वो रेट इंक्रीज हो सकती है। फिर हमने क्रेडिट गारंटी के बारे में बात करी थी, MSMEs को देने की बात करी जा रही है। 41,600 करोड़ का कॉर्पस है, तो प्रोफेशनल, इंडिविजुअल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें और फर्दर फ्लोरिश कर सकें। तो हमारी रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होती है। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी आपकी क्वेरी है एग्जाम को लेके या फिर वीडियो को लेके, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यू कैन सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन।